Hello, good morning students. Today we are doing the chapter number 9 forces in 3 dimension. Okay, let us start now. फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 9.1 पैरेललोपाइड ऑफ अ फोर्स. हमारे पास क्या है, इस तरह से एक फिगर होगी. ठीक है, हमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस. ठीक है, एंड 3 फोर्स एक्ट कर रहे होंगे हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर. देन वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने होंगे एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्सेज अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं. फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्कुरेंट फोर्सेज. कॉन्कुरेंट फोर्सेज क्या होता है बेटा, मैं ऑलरेडी पहले कई बार बता चुकी हूँ आपको. व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, जब हमारे पास एक पॉइंट पे 3 या ज़्यादा फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन मीट करती है तो हम उसे कॉन्कुरेंट फोर्सेज बोलते हैं. द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स डिटरमाइन द रिजल्टेंट फॉर अ ट्रिपल ऑफ कॉन्कुरेंट फोर्सेज इन द सेम प्लेन. रिपीटेड हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज डिटरमाइन द रिजल्टेंट. एंड इफ द 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, अगर मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है एंड मेरे पास 3 फोर्स है कोई भी जो एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, आर नॉट इन द सेम प्लेन, देन इट इज़ यूजफुल टू एक्सटेंड द पैरेललोग्राम लॉ. देन हम उसे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ऑफ द फोर्सेज एंड फॉर्मुलेट करते हैं एक मोर जनरल प्रिंसिपल. और वो क्या है, देखो मेन लाइन्स हमारे पास ये हैं. इफ़ 3 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, देखो ये मेरे पास कोई भी पॉइंट ओ है, इस ओ के ऊपर मेरे पास 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एजेस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. देखो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट ऑल्सो एक्ट एट ओ. देन जो इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट होगा वो भी ओ पर ही एक्ट करेगा एंड इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ओ पी. तो जो वो रिजल्टेंट है वो लाई कहाँ करेगा, जो ये डायगोनल है इस डायगोनल के ऊपर लाई करेगा. दैट इज ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है. ठीक है, of the parallelopiped. The forces represented by OA, OB and OC are then called the component. और जो मेरे पास जो फोर्सेज होंगे OA, OB और OC के अलोंग, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय OP. जो हमारे पास रिजल्टेंट है उनके एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस. ठीक है, लेट द पैरेललोपाइड बी रेक्टेंगुलर सो दैट द एजेस, अगर हमारे पास ये हैं, आर परपेंडिकुलर होंगे इन पेयर्स में एंड आर टेकन अलोंग द साइड्स OX, OY एंड OZ respectively. If X, Y and Z be the forces represented by these lines, R भी there, उनका क्या बनेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय OP. अब ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास 3 फोर्सेज होंगे, फर्स्ट फोर्स OA अलोंग, सेकेंड फोर्स OB एंड थर्ड फोर्स OC के अलोंग है, तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड. ठीक है, जो इनकी मैग्नीट्यूड होगी आर की वो हमारे पास क्या निकलेगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ जेड स्क्वेयर. एंड एक्स अलोंग OP, जो हमेशा आर है मेरे पास कहाँ पर अलोंग करेगा, लाई करेगा OP के अलोंग लाई करेगा, हुज डायरेक्शन कोसाइंस, और जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड. तो कंपोनेंट क्या क्या थे मेरे पास, एक्स, वाई और जेड, एंड मैग्नीट्यूड क्या था, आर. तो एक्स कंपोनेंट को डिवाइड करूंगी आर से, वाई कंपोनेंट को डिवाइड करूंगी आर से एंड जेड कंपोनेंट को डिवाइड करूंगी आर से. ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्लीट जो है डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल एंड दिस स्मॉल एम एंड थर्ड वन इज स्मॉल एन. तो एल एम एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने डायरेक्शन कोसाइंस को. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. अच्छा, उसके बाद अगर हमें इफ़ कंपोनेंट गिवन एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, अगर हमें क्या गिवन है, कंपोनेंट गिवन है. ठीक है, देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ कंपोनेंट्स हमें गिवन है, कंपोनेंट्स गिवन है हमारे पास, और हमें क्या टू फाइंड आउट, अगर हमें करना है डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें कंपोनेंट गिवन है x, y, z और कोसाइंस निकालने हमें l, m, n, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से x ओवर r, सिमिलरली m की वैल्यू y ओवर r और सिमिलरली n की वैल्यू z ओवर r. तो ये l, m, n जो ये है हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. इफ़ अल्फ़ा, बीटा, गामा आर द एंगल्स हैं मेरे पास कोई भी, ठीक है, इन AOP, BOP एंड COP के रिस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू एक्स, हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा,
आर इंटू कोस ऑफ एल्फा, वाई इंटू आर कोस ऑफ बीटा, जेड इंटू आर कोस ऑफ गामा। अब देखो बेटा ये क्या है, अब की बार अगर हमें सेकंड क्वेश्चन या फिर बन सकता है तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन तुम्हें गिवन है, तुम्हें टू फाइंड क्या करना है, अब की बार तुम्हें फाइंड आउट करना है उनके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो तुम कैसे फाइंड आउट करो कंपोनेंट, यानी कि तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे पास r है उसे l यानी कि उसका डायरेक्शन कोसाइन, उसकी वैल्यू कोस ऑफ एल्फा से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली r जो नेक्स्ट है उसको r मैग्नीट्यूड को उसकी कोस ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, एंड थर्ड r को मल्टीप्लाई करोगे कोस ऑफ गामा से। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली या तुम इन्हें यूँ भी लिख सकते हो l इंटू आर, m इंटू आर और n इंटू आर। तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, x y z इनकी वैल्यूज़, कंपोनेंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। If we take OA, OB and OC and unit vector I, J, K along the axis, then the forces represented by OA, OB and OC are, तो हमारे पास वो forces change हो जाएंगे XI cap, YJ cap and ZK cap respectively. Then the resultant R वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय OP, जो हमारे पास R वेक्टर था जो रिप्रेजेंट OP लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इस गिवन बाय, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। एंड इफ वी नो दैट LMN हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, ऑफ किसके, ऑफ OP के। देन अ यूनिट वेक्टर जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ठीक है। एंड सो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। अब x की वैल्यू क्या थी, देखो x की वैल्यू मैंने इधर लिख के दिखाई थी, x की वैल्यू थी मेरे पास LR, MR और NR। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ LR फिर MR प्लस NR और IJK कैप एज इट इज़, ठीक है। सो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। x कंपोनेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो L जो उसका डायरेक्शन कोसाइन है इंटू मैग्नीट्यूड, फिर M जो y एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन उसकी कोसाइन है इंटू R मैग्नीट्यूड, एंड Z कंपोनेंट की वैल्यू आएगी जो N हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है एंड R मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द R। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एस्टेब्लिश्ड अबाउट कपल। अब वी नो दैट, सबसे पहले हमें कपल, बेटा हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास कपल क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे पास इस तरह से एक फोर्स अगर ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन से अगर मीट है, एंड सेकंड फोर्स ये है, इक्वल है बट अपोजिट साइंस में, ठीक है। तो जो हमारे पास ये लाइन होती है जो इनको आपस में मीट करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ कपल, ठीक है। एंड सिमिलरली ये आगे अभी सम पता आर्टिकल में आ जाएगा कि इनका रोटेशन क्या होता है, इसकी इस साइड रोटेशन और कैसे इसकी पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। एंड मोस्टली या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कपल हमारे पास क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स whose line of action do not coincide, जिनकी कभी भी आपस में जो लाइन ऑफ एक्शन है कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कपल, ठीक है। तो अब आगे रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम ऑफ टू कपल, हमारे पास दो कपल कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आते हैं, टू कोप्लेनर कपल, कोप्लेनर क्या मतलब होता है, जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, टू कोप्लेनर कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट्स, जिनका इक्वल है बट अपोजिट है मूवमेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपोजिट है मूवमेंट, वो हमेशा क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है ईच अदर को, ठीक है। सेकेंड, इक्विलिब्रियम ऑफ कपल इन पैरेलल प्लेन्स के अंदर क्या होता है, टू कपल्स हैं ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, सेम यहाँ पर बात आ रही है कि दोनों इक्वल हैं एंड अपोजिट मूवमेंट्स हैं उनका, इन किस के अंदर, पैरेलल प्लेन्स के अंदर, वो भी क्या कर लेते हैं एक दूसरे को बैलेंस ईच अदर कर लेते हैं, ये भी यहाँ ध्यान रखना, अपोजिट मूवमेंट था। थर्ड पॉइंट रीड आउट करो, इक्विवेलेंस, जब इक्विवेलेंस कब होते हैं टू कपल्स, ये थे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, और ये प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस के लिए, ऑफ टू कपल इन द सेम प्लेन, टू कपल्स इन द सेम प्लेन
ऑफ इक्वल मूवमेंट्स, अब देखो यहाँ पर क्या आया, इक्वल मूवमेंट्स, ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स में क्या था, अपोजिट मूवमेंट्स, तो इक्वल बैलेंस के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, इक्वल मूवमेंट्स होने चाहिए, एंड एक्टिंग इन द सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब होता है बेटा उनकी डायरेक्शन और उनके जो साइंस होते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज हैं या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्लॉकवाइज है, इस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उनकी सेम सेंस होनी चाहिए। आर इक्विवेलेंट, वो हमेशा कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, अगर वो मूवमेंट कैसे हैं, दोनों के दोनों इक्वल मूवमेंट के हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है ऑफ कोप्लेनर कपल्स, क्या होते हैं हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स, जो रिजल्टेंट होता है हमारे पास कोप्लेनर कपल्स का, इज वो हमेशा इक्विवेलेंट हो जाता है किसके,